को कर रहा हूँ। Right. So, good evening once again to all of you. आज हम लोग आगे की सेशन शुरू कर रहे हैं। आई होप ऑल आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छा रहा होगा वीकेंड आप लोगों का। मनमोहन जी, टेंसी मैम, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी बेसिकली अलग अलग हाउसेस के बारे में, जोडिएक साइंस के बारे में, और इसके अलावा बातें हुई थी हमारी कि कैसे कैसे हाउसेस में क्या क्या वर्किंग होता है। ठीक है। और फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी कि नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलिफिक, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेट्स, योग कारक कुंडली के हिसाब से क्या होंगे, वहां पर हम सब लोगों ने बात करी थी। अच्छा, मुझे ध्यान आया कि लास्ट टाइम अरुण सर आपने पूछा भी था कि जोडिक पर्टिकुलरली लगना कैसे निकालते हैं, और मैंने कहा था कि वो निकाल लेते हैं। बट उससे पहले वाले भी मैंने आपको बोला था कि वो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर दिन में सूर्य कहाँ पर है, सूर्य कौन सी लग्न में है, या अगर हमको महीने का भी आइडिया है तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर द रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का अगर रेफरेंस लेते हैं तो अभी जैसे सूर्य एक्वारियस में है, फिर अभी 14 या 15 ऑफ मार्च को अप्रैल में वो जाएगा एरिस में, सॉरी पाइसिस में। अभी पाइसिस में आ गया, एक्वारियस में है, और फिर पाइसिस में जाएगा, और फिर अप्रैल में जो है एरिस में चला जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से बेसिकली जनरली सूर्य को ट्रेवल करने में 30 दिन लगते हैं एक राशि को। एक महीने में वो एक राशि से दूसरी राशि में ट्रेवल कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 1 डिग्री वो ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हमको सूर्य का एक आइडिया आ जाता है कि सूर्य ने कब राशि प्रवेश किया, और राशि प्रवेश करने के बाद में सूर्योदय होगा, तो वो 1 डिग्री हमेशा ज्यादा होगा प्रीवियस डे के कंपेरेटिवली। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज तारीख क्या है, आज है 19 तारीख। 19 तारीख है, 14 या 15 तारीख में संक्रांति आती है, तो 14 या 15 तारीख के आसपास ही सूर्य ट्रांजिट करेगा एक राशि से दूसरी राशि के अंदर। तो सूर्य ने 14 अक्टूबर के आसपास मकर से मकर में प्रवेश, सॉरी 14 जनवरी को मकर में प्रवेश किया, मकर संक्रांति मनाई हम लोगों ने। फिर मकर के बाद 14 फरवरी में कुंभ में चला गया था, और 14 फरवरी के बाद अभी 14 मार्च तक ये अभी पाइसिस में है, अभी पाइसिस में है। फिर 14 अप्रैल से जो है ये एरिस में चला जाएगा। तो अगर अभी ये पाइसिस में है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी चल रहा है, और आज 19 तारीख है, तो करीब करीब 4-5 डिग्री के आसपास सूर्य ट्रेवल कर लिया होगा अभी तक, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द रेफरेंस, अगर मैं आज का एक होरोस्कोप निकालता हूँ और देखता हूँ कि सूर्य कितने डिग्री पर है, मुझे एक आइडिया आ गया 4 दिन हो गए, तो सोचता सूर्य 5 डिग्री या 6 डिग्री पे या 4 डिग्री के आसपास ही होगा। तो सूर्योदय के समय पर, यानी अगर सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो 7 बजे सूर्योदय जिस राशि में हो रहा है, यानी सूर्योदय भी एक्वारिस चल रहा है, तो एक्वारिस में सूर्योदय हो रहा होगा, तो सूर्योदय के समय पे वो राशि होगी। फिर हमारे पास राशियां हैं 12 और घंटे हैं 24, यानी हर राशि के पास 2-2 घंटे का टाइम है, एक एक 2-2 घंटे का टाइम है ट्रेवल करने के लिए एक एक हाउस के अंदर। मतलब ये उल्टा बोल रहा हूं मैं, देखा जाए तो राशियां तो फिक्स है, अर्थ रोटेट हो रही है, तो 2-2 घंटे में राशियां हमारी पास होती जाएंगी। तो अगर सूर्योदय हो गया है 7 बजे, तो 7 से लेके 9 बजे तक 2 घंटे के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल एक्वारिस में, एक्वारिस आपका लग्न हो जाएगा। फिर 9 बजे जब कोई बच्चा पैदा होगा, 9 बजे के बाद में, तो एक्वारिस पास हो चुका होगा और वो पाइसेस में आ जाएगा। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं एस्ट्रोसेस खोल लेता हूं ताकि आप लोग भी देख पाए उसको। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लेकिन ये है कि हाँ, हम लोग अगर चाहें तो कैलकुलेटर, मतलब आईडी से भी हम लोग एक बार लग्न का आइडिया ले सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? नहीं। अभी यहाँ से सूर्य से अगले 3 भाग, ठीक है जी, और यहाँ से क्या निकल रहा है? यस सर। अभी स्क्रीन विजिबल है? हाँ है सर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक कुंडली लेता हूं मैं, XYZ, ये है, और ये आज की है 8:05 की गेट कुंडली, बर्थ प्लेस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली।
ये आज अभी इस समय का चार्ट है, ठीक है। और अभी सूर्य हमको पाइसेस में दिख रहा है, ठीक है। तो सूर्य अभी पाइसेस में है बाय डिफॉल्ट। अब आज का सूर्योदय कितने बजे हुआ था दिल्ली में, किसी को आइडिया है कुछ? नहीं है। तो मैं अभी 8 बज रहे हैं, सुबह के 7 बजे के आसपास का एक चार्ट बनाता हूँ। सर 6:27 पे, कितने, 6 बजकर 23 मिनट पे दिल्ली। 6:28, 6:27, 27। 6:27। मैं कभी इसका ये वाला वर्जन यूज करता नहीं हूँ वेब का, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे काम कर रहा है। फिर भी एक बार नया सा पेज खोलते हैं। छह बज के 27 मिनट का आप बता रहे हैं, 25 है सर। तो मैं इसको 6 बज के 30 मिनट का लेता हूँ, ताकि सूर्योदय हो चुका होगा। तो देखिए सूर्योदय के समय पर ये लग्न आई पाइसेस की, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी पाइसेस में है, ठीक है। और लग्न के बाद सूर्य भी लग्न में आया, क्योंकि सूर्योदय के समय अगर जन्म होता है तो लग्न में ही सूर्य आएगा, क्योंकि सूर्य का भी उदय होने का समय वही है और लग्न भी उसी समय पे उदय हो रही है। तो लग्न में सूर्य आया। यहाँ 4 लिखा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 4 मतलब 4 डिग्री का सूर्य है। तो जो कैलकुलेशन थी हमारी बिल्कुल बराबर जा रही है। आज 19 तारीख है, 19, 15 तारीख के आसपास सन प्रवेश किया है पाइसेस के अंदर। 4 डिग्री 4 दिन ट्रेवल कराए, तो 4 डिग्री इसने ट्रेवल किया है। अब ये हम लोगों ने निकाला है 7 बजे के आसपास का चार्ट, राइट। 6:30 का निकाला है मैंने। तो अब 6:30 के बाद 6:30 से लेकर, अगर 6:27 का सूर्योदय है तो 6:27 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 8:27 तक सूर्य एक्वारियस में रहेगा, सॉरी पाइसेस में रहेगा। फिर उसके बाद 8:27 के बाद अगर 8:30 का मैं चार्ट बनाता हूं, तो सूर्य या तो 30 डिग्री के आसपास होगा या फिर एरीज में एंट्री कर चुका होगा। तो अब नया चार्ट जो है वो एक बार हम लोग वापस लेते हैं, जो कि 8:30 के आसपास का लेके देखते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ 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 सर। सर। तो हम ले रहे हैं अभी 8:30 का चार्ट। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि एग्जैक्ट 30 डिग्री नहीं होता है किसी भी राशि का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। कुछ राशियां 30 डिग्री से ऊपर होती हैं, कुछ 30 डिग्री से कम भी होती हैं। देखिए अब यहाँ पर लग्न उदय हो गई है एरिस। तो सूर्य तो जो है वो पाइसेस में है, पाइसेस में ही रहेगा थ्रू आउट द मंथ अंटिल 14 तक। मार्च चल रहा है ऑलरेडी, और फिर 14 को ये एरिस में चला जाएगा सूर्य। बट अभी लग्न 2 घंटे पास हो गए, तो लग्न पूरी आ गई है आपकी एरिस की। तो अब आपको अगर एक आइडिया आ गया कि आज का सूर्य जो 6:27 पे हुआ है, तो ये भी एक आइडिया आ गया कि अगर सूर्य अभी चल रहा है
पाइसेस के अंदर, तो पहला लग्न अगर उदय होगा तो पाइसेस का होगा। तो 6 बजे 27 से लेके 8:27 तक आपका पाइसेस हो गया। 8:27 से फर्दर और आप आगे बढ़ते जाएंगे। पाइसेस के बाद एरिस, एरिस के बाद टोरस, 2-2 घंटे के रेफरेंस में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो विदाउट चेकिंग आई मीन द सॉफ्टवेयर, यू कैन हैव एन आइडिया कि आज लग्न क्या होगा। अगर कोई जातक जन्म हो रहा है, अगर हमको इतना सा आइडिया है कि सूर्य कौन सी राशि में है और कितने डिग्री का चल चुका होगा, तो हमको एक आइडिया आ जाएगा। तो जस्ट फॉर द रेफरेंस हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। अदरवाइज तो सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज देयर, जहां से हमको इजीली आइडिया हो जाता है। तो हम लोगों ने ये सब बातें करी थी उस दिन। अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर राशियों के ऊपर। 12 राशियां हैं। 12 राशियां मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 राशियां अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं। इंफॉर्मेशन कंटेन करने का मतलब ये है कि इनकी अपनी एक प्रवृत्ति है, इनका अपना एक नेचर है, और वो नेचर जो है नेटिव को यानी कि जातक को एक एनवायरनमेंट देता है उसको कोई भी काम करने के लिए। एनवायरनमेंट कहां पर देगा? जो उस पर्टिकुलर हाउस की प्रॉपर्टी होगी उस जगह पर। हम लोगों ने 12 भाव या इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो हमने 12th हाउसेस के बारे में प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझा था बहुत बेसिक लेवल पे। हालांकि प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं उसके अंदर भी, अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो भी, लेकिन हम लोगों ने वो समझ लिया। तो उस हाउसेस के ऊपर किस तरीके का एनवायरनमेंट रहेगा, कैसा माहौल रहेगा, वो राशियां डिसाइड करेंगी। तो हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले फर्स्ट डे के अंदर काल के ऊपर, कि काल एक रूट कोज है जिसकी वजह से परिवर्तन हमेशा होता रहता है। पृथ्वी की हम लोगों ने बात करी थी कि पृथ्वी ऐसी कभी नहीं थी। सिमिलरली ऐसा जन्म भी किसी का नहीं होता है। समय के साथ में काल की वजह से धीरे धीरे चीजें इवोल्व होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं, और ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, इवोल्वमेंट होना शुरू हो जाता है। काल का जो पॉइंट है वो पॉइंट को भगवान विष्णु से भी कनेक्ट किया गया है। तो वहां से जो कंसेप्ट आता है वो आता है काल पुरुष। काल पुरुष एक शब्द आता है एस्ट्रोलॉजी में, और काल पुरुष जब शब्द आता है तो काल पुरुष के कुंडली भी वर्ड आता है। तो काल पुरुष की कुंडली या काल पुरुष जो शब्द आ रहा है वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली आप बोल सकते हैं एरिस लग्न की जो कुंडली है, यानी कि फर्स्ट नंबर की राशि आपके लग्न के अंदर आती है। तो अगर फर्स्ट नंबर की राशि एक नंबर के घर में आएगी, फर्स्ट नंबर के हाउस में फर्स्ट नंबर की राशि आएगी, तो सिंपल सी बात है फोर्थ नंबर के हाउस में फोर्थ नंबर की राशि आएगी, 7th नंबर के हाउस में 7 नंबर की राशि आएगी, 10th नंबर के हाउस में 10th नंबर की राशि आएगी, और फर्दर ऑन 12th नंबर के हाउस में 12th नंबर की राशि आएगी। तो अगर 1 से लेके 12 तक की राशियां क्रम में लग्न से आ रही हैं तो वही काल पुरुष की कुंडली आ जाती है। तो भगवान विष्णु या काल पुरुष से जब ये कंसेप्ट आता है तो ऐसा कहा है कि ये जो काल पुरुष है, ये काल पुरुष ऑब्वियसली हम सब में कहीं ना कहीं विद्यमान है, और वहीं से ये एनर्जी आगे बढ़ती जाती है। हर किसी के लग्न के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, लेकिन काल पुरुष का जो ओरिजिनल पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट हाउस में एरिस से लेकर 12th हाउस में पाइसेस तक का, वो भी इफेक्टिव रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारी कुंडली XYZ किसी भी लग्न की है तो भी काल पुरुष के पॉइंटर्स हमारे यहाँ रहने वाले हैं, हमारे ऊपर होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की लियो लग्न की कुंडली है तो 5 नंबर की राशि उसके फर्स्ट हाउस में आएगी, ठीक है, और एरीज जो आएगा वो उसके 9th हाउस में आएगा। तो फर्स्ट हाउस जो कि फेस दिखाता है वो तो दिखाएगा ही दिखाया हाउस की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फर्स्ट नंबर की राशि अगर 9th हाउस में आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं हेड को बताएगी। तो हेड वहां से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि काल पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें ऑटोमेटिक वेरी करेंगी। तो यहीं से कंसेप्ट आता है कि काल पुरुष जो है यानी भगवान विष्णु जो है, उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही शरीर के अंग भी बताए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान विष्णु के या एक मानव शरीर के ऊपर जो भी अंग हैं वो कहीं ना कहीं राशियों से डिनोट हो रहे हैं। राशियों से डिनोट होने का मतलब ये हो गया कि अगर 12 राशियां हैं तो 12 राशियों के हिसाब से हमारे बॉडी के 12 पार्ट्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो वही बात है कि अगर काल पुरुष में 1 नंबर के जो राशि है वो हेड को बताएगी, 2 नंबर यानी कि टोरस जो राशि है वो फेस को बताएगी। हम लोगों ने जो 2nd हाउस की प्रॉपर्टी जो बात करी थी, 3rd हाउस की हमने प्रॉपर्टी में बॉडी पार्ट्स में बात करे थे कि वो आर्म्स को बताएंगे या शोल्डर्स को बताएंगे। इसी तरीके से अगर 3rd नंबर की राशि
अगर कहीं पर पड़ेगी तो भी वो आर्म्स को बताएगी। फोर्थ नंबर की राशि जो है वो हार्ट को बताएगी, फोर्थ नंबर मतलब कैंसर। फिफ्थ नंबर की राशि जो है वो स्टमक के बारे में बताएगी, यानी कि लियो। सिक्स नंबर यानी वर्गो, वो वेस्ट के बारे में बात करती है। और सेवेंथ नंबर की जो राशि है वो लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में के बारे में बात करती है। एट्थ नंबर की राशि मतलब स्कॉर्पियो, वो बेसिकली प्राइवेट पार्ट्स। 9 नंबर की राशि दैट इज सेजिटेरस, वो थाइस मतलब बॉडी में लोअर तरफ जा रहे हैं हम लोग। 10th नंबर की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, वो नीज के बारे में। और 11th नंबर की राशि जिसको बोलते हैं एक्वारियस या कुंभ, वो काफ या पिंडली के बारे में। और 12 नंबर की राशि यानी कि पाइसेस, वो आपके पैरों के बारे में भी बात करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउस की प्रॉपर्टीज प्लस ये राशियों की प्रॉपर्टीज भी आपकी बॉडी पार्ट को बताएगी। जनरली आपका फर्स्ट हाउस आपका हेड है, बट लेकिन अगर आपकी कुंडली में कहीं पर एक नंबर लिखा है वो भी आपके हेड को कनेक्ट करेगा। फर्स्ट हाउस तो हेड है ही है, बट अगर एक नंबर की राशि कहीं पर लिखी हुई है, अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया लियो असेंडेंट के केस में 9th नंबर के हाउस में एक नंबर लिखा हुआ आएगा, तो वो भी जो है आपके हेड को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, क्योंकि काल पुरुष की जो ओरिजिनल एनर्जी है वो भी रहेगी और प्लस राशियों के हिसाब से जो परिवर्तन आए हैं वो भी रहेंगे। तो जन्म लग्न से ही सीक्वेंस बन जाता है। तो सबसे पहले एरिस, एरिस के बाद में टोरस, टोरस के बाद में जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, फिर लिब्रा, स्कॉर्पियो, एंड देन सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस एंड पाइसेस। यही राशि का क्रम है और इसी राशि के क्रम के हिसाब से बॉडी के पार्ट भी रहते हैं। इसके अलावा राशियों का और भी डिवाइडेशन किया गया है, क्योंकि 12 राशियां हैं और हम लोग जो हैं, हम लोगों के पास हमेशा ऑप्शन होता है कि हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं किसी भी चीज का, मतलब कितनी भी डेप्थ में जा सकते हैं। तो ये जो 12 राशियां हैं इनको भी ग्रुपिंग करके अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो उन्हीं में से एक डिवाइडेशन है पर्टिकुलरली राशियों का, जिसमें बताया गया है राशियों को एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से हम लोगों ने वास्तव में एलिमेंट पढ़े थे, सिमिलरली यहां पर भी राशियों को भी एक एलिमेंट की कैटेगरी दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 की जगह यहाँ पर 4 एलिमेंट बात करी गई है। फियरी यानी फायरी, फायरी, अर्दी, वॉटरी और एरी। ये मतलब जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। इस तरीके से 4 तरह से राशियों का डिवाइडेशन किया गया है, एक ग्रुपिंग करी गई है। तो ग्रुपिंग को अगर हम समझते हैं तो टोटल 4 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3-3 राशियों का एक ग्रुपिंग बन के आ जाता है, अगर हम लोग 4 एलिमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक जो ग्रुप होगा पर्टिकुलर 3 राशियों का, वो आपके अग्नि तत्व की राशियों के बारे में बात करेगा, फायर तत्व की राशियों के बारे में। सिमिलरली दूसरा ग्रुप जो है वो अर्धी यानी पृथ्वी तत्व या भू तत्व के बारे में बात करेगा, और उसके आगे इसी तरीके से जल तत्व के बारे में और वायु तत्व के बारे में 3-3 की राशियों के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है फियरी, ये फायरी तत्व की राशियां या अग्नि तत्व की राशियां। तो अग्नि तत्व की राशियां बेसिकली बताई गई हैं एरीज, लियो और सेजिटेरस। एरीज, लियो और सेजिटेरस अग्नि तत्व की राशियां हैं। देखा जाए तो एरीज, अगर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में भी आएगा कि इनको फायरी क्यों बोला गया है। तो कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं अग्रेशन है, एक्शन बेस्ड है, इसलिए इनको फायरी कहा गया है। और अगर हम लोग इसको वात, पित्त, कफ में भी डिवाइड करते हैं तो ये राशियां वात तत्व की हैं, सॉरी पित्त तत्व की राशियां हैं। जहां भी फायर आएगा वहां पित्त आएगा, तो ये पित्त तत्व की राशियां हैं, फायरी राशियां। तो वो राशियां हैं 1, 5 और 9, 159। हम लोगों ने 159 हाउसेस में भी पढ़ा था कि 159 एक धर्म का त्रिकोण है, धर्म का ट्राइंगल है। तो सिमिलरली 159 जो राशियां हैं वो अग्नि तत्व की है, शुरुआत अग्नि से है। तो राशि नंबर 1, राशि नंबर 5 और राशि नंबर 9 वो अग्नि तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व की राशि वाले लोगों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सिमिलरली दूसरा जो ग्रुप है वो है टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का। मतलब हुआ 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि, 2, 6, 2, 6 और 10 नंबर। ये जो राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। उसके बाद में जो अगला डिवाइडेशन है वो 3 नंबर से बनाया है अपना। धर्म का हो गया त्रिकोण, उसके बाद अर्थ का हो गया जो अर्धी वाला था। अब है काम त्रिकोण जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से कनेक्ट करते हुए अगर हम बात करेंगे तो 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वारियस, ये वायु तत्व की राशियां हैं। ठीक है। और उसी तरह से
फिर चौथा जो डिवाइडेशन है वो जल तत्व की राशियों का करा है 4, 8 और 12, यानी ये जल तत्व की राशियां हैं 4, 8 और 12, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व, ये जो तत्व हैं ये कहीं ना कहीं नेचर डिसाइड करते हैं जो भी नेटिव होगा, या जिस जगह पर भी प्रॉपर्टी ये आएगी उस जगह पर कहाँ किस तरीके का नेचर होगा वो बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटरी राशियां हैं, तो वाटर कहीं ना कहीं इमोशंस को कनेक्ट करता है। इमोशंस के अलावा वो इमोशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग भी कनेक्ट करेगा। वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं कंपेरेटिवली वाटरी वाले। तो अगर ये वाटरी साइंस कहीं पर पढ़ रहे हैं, लग्न में पढ़ रहे हैं या लग्न के अलावा किसी भी जगह पर, तो उस जगह का जो माहौल होगा, नेचर होगा उस जातक का, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेवेंट, वो वाटरी हो जाएगा, यानी इमोशनल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो जो फायरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है 159 राशियों का, वो लोग कंपैरेटिवली बाकी ग्रुप्स के कंपैरेटिवली ज्यादातर क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इनमें ज्यादातर लीडरशिप स्किल्स होती है, स्पॉन्टेनियस भी होते हैं डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमेशा अपना बखान करने में, ब्रैगिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अपने बारे में सेल्फ एक्सप्रेस करना इनको आता है, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ कि कैसे तारीफ करनी है, क्या बताना है, क्या प्रेजेंट करना है, दे नो। तो 159 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है राशियों का। इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि ये लग्न की बात हो रही है, यहाँ पर लग्न की बात नहीं हो रही है। हमारी 12 जो हाउसेस बनाए हैं हमने कुंडली के, उसमें कहीं पर भी ये राशि आएंगी, उस पर्टिकुलर घर के एट्रीब्यूट के हिसाब से वैसा नेचर हमारा हो जाएगा। सिमिलरली अर्थ तत्व की जो राशियां हैं वो कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल होती हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, डिफेंसिव होते हैं नेचर में हमेशा। जैसे फायरी वाले लीडरशिप में थे, एक्शन मोड पे थे, ये लोग डिफेंसिव में होते हैं, कॉशियस होते हैं, और हमेशा जो है कॉन्क्रीट रिजल्ट के बारे में चिंता करते हैं, रादर देन की एक्शन ले लेते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। एरी जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, हमेशा बातें करने वाले, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, रेशनल रिलेशनशिप होता है, और लोगों से डील करने में भी अच्छे होते हैं। तो एरी सभी के पास है, ऐसा नहीं कि किसी कोई ओनली जेमिनाई, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न के जो असेंडेंट है उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। ये अगर फॉर एग्जाम्पल लियो, अगर मैं वापस असेंडेंट लेता हूँ, लियो लग्न लेता हूँ, तो लियो लग्न के केस में 3 नंबर की राशि 11th हाउस में पड़ेगी। तो 11th हाउस में अगर हम लोग इनकम की बात करते हैं 11th हाउस की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ऐसे लोग इनकम रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे वहां पर वो फ्रेंडली हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, वहां पर सोशल भी हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि असेंडेंट से इसका रिलेशन निकले। सिमिलरली अगर 4, 8, 12 यानी वॉटरी वाले होते हैं, तो वो लोग कंपैरेटिवली सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, वॉटरी होती है तो, और इमेजिनेटिव होते हैं, और हमेशा इमोशनल अटैचमेंट वो लोग रख पाते हैं बाकी लोगों से कंपैरेटिवली, दूसरे लोगों के मुकाबले। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो इमोशनल होगी। जहां पर भी 4, 8, 12 होगा वो हमेशा इमोशनल वे में काम करेगा। इसके अलावा एक और डिवाइडेशन होता है राशियों का, वो होता है राशियों के मूवमेंट के हिसाब से। अच्छा, ये जो राशियां थी इनका एक और डिवाइडेशन, सर एयर का 311 रहेगा ना, 10 लिखा है सर। हाँ सर गलती हो गई, यू आर राइट, 3, 7, 11 ही आएगा वहां पे। हाँ, इसके अलावा जो अगला डिवाइडेशन है वो बेसिकली राशियों के मूवमेंट के हिसाब से, मतलब कि कौन सी राशि मूवेबल है, जो जल्दी मूव करती है, कौन सी फिक्स है जहां पे डिसीजन मेकिंग फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और किसी का ड्यूअल होता है, कभी हाँ कभी ना, कभी यहाँ कभी वहां, तो दोनों तरीके का। तो इस तरीके से भी एक राशियों का डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पर भी 3, 4 का ग्रुप है एक मूवेबल के हिसाब से, मतलब एक ग्रुप के अंदर 4 राशियां हैं, क्योंकि हम लोग डिवाइड 3 में कर रहे हैं। तो मूवेबल में आती है 1, 4, 7, 10, यानी जो हमारा बंद मुट्ठी के घर या फिर मेन जो विष्णु स्थान के केंद्र के जो स्थान आ रहे थे 1, 4, 7, 10, वो राशियां मूवेबल में आती हैं। यानी वो हमेशा यहाँ पर जो भी राशियां आएंगी, जो भी राशियां मतलब 1, 4, 7 और 10, ये जो राशियां आएंगी, इन राशियों के हिसाब से जो भी भाव आएगा वहां पर डिसीजन मूवेबल होगा, फिक्स नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहेगा। सिमिलरली जो अगला ग्रुप है 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8 और 11 का वो फिक्स्ड राशियां हैं। फिर अगला जो ग्रुप है 3, 6, 9 और 12 का, वो ड्यूअल है, यानी कभी राइट कभी लेफ्ट, वो फिक्स नहीं है, मूवेबल भी नहीं है, वो ड्यूअल नेचर में रखती है। तो एक डिवाइडेशन ये भी है। फिर राशियों को वर्ण के हिसाब से भी बांटा गया है। जैसे हम लोगों ने फायरी राशि बात करी थी, तो वो राशि क्षत्रिय कैटेगरी में है। फिर जो दूसरी राशि का ग्रुप था अर्दी वाला, वो वैश्य कैटेगरी में है।
जो थर्ड ग्रुप था एरी वाला वो शूद्र की कैटेगरी में है, और जो वाटर एलिमेंट वाले थे 4 8 12 वो ब्राह्मण की कैटेगरी में बांटा गया है। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हम लोगों ने त्रिकोण बनाए थे उसी हिसाब से भी एक और डिवाइडेशन होता है। फिर राशियों का एक और डिवाइडेशन होता है आपके गुणों के आधार पर, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सात्विक जो राशियां कही गई हैं, जहां पर कंपैरेटिवली सात्विक मोड रहता है, वो कही गई है 4 5 9 12। राजसिक 1 2 3 7, मतलब एरिस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा। और तामसिक जो है, जहां पर हमेशा तामसिक होगा, हमेशा एक्शन मोड रहेगा और एकदम हड़बड़ाहट रहेगी, इस तरीके की चीजें, वहां पे है वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस, यानी 6 8 10 11। तो इस तरीके से एक डिवाइडेशन ये भी कहा गया है। फिर जो है राशियों की भी दृष्टि होती है, हालांकि हम लोग इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो पार्ट भी नहीं, स्कोप भी नहीं और बड़ा भी है। जिस तरीके से प्लैनेट्स की दृष्टि होती है उस तरीके से राशियों की भी दृष्टि होती है, जहां पर मूवेबल राशियां जो है फिक्स राशियों के ऊपर डालती हैं, फिक्स ड्यूअल के ऊपर डालती हैं। इस तरीके से अलग अलग दृष्टियां भी होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइडेशन हुआ है। फिर एक और डिवाइडेशन होता है राशियों का, वो होता है कि किस तरीके से वो उदय हो रही हैं। उदय होने का मतलब ये है कि वो तो वहां पर हैं, ब्रह्मांड में ऑलरेडी हैं, बट हमको किस तरीके से वो उदय होती हुई दिख रही हैं, बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। उदय होने का मतलब राइजिंग कैसे है, वो फ्रंट से है कि हिंड साइड से, फ्रंट से है या बैक साइड से हिंड हो रही है। तो एक पृष्ठोदय कैटेगरी है जो फ्रंट बैक साइड से होती है, दूसरी कैटेगरी है शीर्षोदय जो कि हेड साइड से होती है। तो इससे भी कैटेगराइजेशन का डिफरेंट आता है कि अगर राशि फ्रंट साइड से उदय हो रही है तो एक अलग मीनिंग निकल कर आएगा, अगर हिंड साइड से निकल के आ रही है तो एक अलग मीनिंग आएगा। और कुछ राशियां हैं जो कभी पृष्ठ और कभी बैक, यानी फ्रंट, कभी बैक और कभी फ्रंट, यानी कभी पृष्ठ कभी शीर्षोदय, दोनों ही साइड से उदय होती है। तो वो भी एक कैटेगराइजेशन है। तो इस तरीके से उनको बोलते हैं अभ्युदय राशि। तो पृष्ठोदय राशि, शीर्षोदय राशि और अभ्युदय राशि, इसका भी कैटेगराइजेशन है। अगर मैं बात करूं पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी हैं, तो पृष्ठोदय राशियां हैं 1 यानी कि एरिस, 2 यानी कि टॉरस, और फिर 4 नंबर यानी कि कैंसर, 9 नंबर यानी कि सजिटेरियस और 10 नंबर यानी कि कैप्रिकॉर्न। ये जो राशियां हैं ये पृष्ठोदय हैं, बैक से राइज होती हैं। फिर जो एक और ग्रुप है 5 राशियों का, वो है फ्रंट से उदय होता है। उसमें है लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, यानी 5 6 7 8 9, ये सारी फ्रंट से उदय होती है। और जो बचती है 3 नंबर की और 12 नंबर की राशि, ये होती है उभयोदय, यानी दोनों साइड से उदय हो सकती है, यानी कि जेमिनी और पाइसेस, ये दोनों ही साइड से उदय होती है। तो इस तरीके से काफी सारा डिवाइडेशन है राशियों के बारे में। यस मनमोहन सर। सर जर्नई को अपन शीशोदय में आवाज लेते नहीं आ रही हैं। सर मेरे को, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सर जर्नई को अपन शीशोदय में लेते हैं, अवरोध में सिर्फ मीन रह जाती है आवाज नहीं आ रही सर मेरे को, पता नहीं आपकी। जेमिनाई को सर मैं जर्नई को तो शीशोदय में लेते हैं। किसमें लेते हैं? पृष्ठोदय में? हेलो, पृष्ठोदय में? शीशोदय में सर। शीर्षोदय में? हाँ जी। हाँ हो सकता है, देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, बट जितना मैंने मेजोरिटी में देखा है ना, बेसिकली 5 यहाँ पर है, 4 वहां पर है, 5 और 4 9, और बाकी जो बचती हैं जेमिनाई और पाइसेस, ये जो है वो दोनों तरफ से आती हैं। इसमें भी फिर कैटेगरी है, तो वो अलग अलग बुक के रेफरेंस से हो सकता है आपने वो पढ़ा हो, बट मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस से भी, इन द सेंस मतलब देखी नहीं है आंखों से, बट जो मैक्सिमम बुक्स में और जो रेफरेंस की बुक्स में, उसमें 3 नंबर की राशि यानी कि जेमिनाई और 12 नंबर की पाइसेस, ये अभ्युदय में काउंट होती है। बट आपका पॉइंट भी हो सकता है क्योंकि बुक्स में काफी सारे डिफरेंशिएशन मिल जाते हैं। अभी जैसे ये वाली जो हम लोगों ने बात करी थी, ये वाली क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, अभी किसी बुक में अर्धी को जो है वो शूद्र बोला गया है, किसी बुक में एरी को वैश्य बोला गया है। तो ये भी फर्क मिल जाता है बुक्स के अंदर। तो इसके लिए फिर और डेप्थ में आना पड़ता है कि कहां से ओरिजिन आ रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। राशियों पे हम लोग अच्छा खासा समय लेंगे, हालांकि आधा घंटा हो गया है, लेकिन मैं चाहता था इस पर समय अच्छा खासा मिले, क्योंकि राशियां जो है ओवरऑल माहौल के बारे में बात करती हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, और यहां से हमको काफी कुछ हद तक प्रिडिक्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग एक्यूरेट प्रिडिक्शन पे पहुंच जाएंगे, बट ये है कि क्योंकि ये माहौल है, वातावरण है, जो कि हर किसी के अलग अलग हाउसेस में है, तो अगर ये हाउसेस जो है, अगर ओवरऑल देखा जाए नॉलेज के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो 50-60% तक ये सभी के सभी जातकों में मैच हो जाता है।
सभी नेटिव्स में मैच हो जाता है 60-70% के आसपास तक। ऑब्वियसली 100% का मैं नहीं बोलूंगा शुरुआत के केस में, बट ओवर द प्रैक्टिस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 95% तक भी मैच होता हुआ मैंने देखा है। तो ये जो एरिस राशि है, एरिस राशि के बारे में बुक्स में कहा गया है कि ये लाल रंग, रक्त वर्ण की राशि है। हालांकि मेरे फोटो में आपको ब्लू दिख रहा है, वो क्योंकि एआई जनरेटेड है इसलिए, बट ये रक्त वर्ण की राशि है, रेड कलर की राशि है, और चतुष्पद यानी कि 4 पैरों वाली राशि है। रात्रि में बली है, रात्रि में बली है क्योंकि पृष्ठोदय राशि है, ज्यादातर पृष्ठोदय राशियां रात्रि में बली होती है, चंद्रमा उनको रूल करता है पृष्ठोदय राशियों को, तो वो रात्रि में बली है। और इनका जो निवास स्थान है वो ईस्टर्न होराइजन है, ईस्ट की डायरेक्शन में ज्यादातर इसका जगह है। फिर क्षत्रिय वंश बोला गया है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको करेक्टरिस्टिक्स, ये बृहद जातक जो बुक है बीपीएचएस, वहां से बता रहा हूं मैं। तो क्षत्रिय वंश की कहा गया है, और क्योंकि ये एरिस यानी कि रेम, मेढ़ा जिसको बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ही या मेल शिप, इसकी जो निवास स्थान है वो बताया गया है पहाड़ों पर, पर्वतवासी है, शैलाचारी है, तो वो इसकी निवास स्थान है। और नेचर जैसा मैंने बताया कि रजोगुण है और पृष्ठोदय की राशि है। यहाँ पर फायरी एलिमेंट है, फायर एलिमेंट को बिलोंग करती है, और इस राशि का स्वामी जो है मंगल है। तो ये जो मैंने 4-5 चीजें बताई, मतलब कि चतुष्पद है, 4 पैरों वाली है, रात्रि में बली है, और क्षत्रिय है, और फायरी है, इनसे भी बहुत सारे मीनिंग निकल कर आएंगे। अब हम इसको समझते हैं, डिकोडिंग करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं इसमें। देखिए, ऋषियों ने राशियों के जो सिंबल्स रखे, बहुत सोच समझ के रखे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनको दिखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसा मैं वास्तु में भी बात करता हूँ कि हमेशा कोई भी साइंस निकल के आई है तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन के बाद ही निकल कर आई है। जब बार बार चेक करा कि चीजें कैसी हो रही हैं, तब एक पैटर्न डिसाइड हो जाता है, और फिर वहां से वो चीजें साइंस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक पैटर्न देखा, तो यहाँ पर जो पैटर्न देखा कि ये जो एरिस जो राशि है, इसका पैटर्न जो है, एक तो कई ऋषियों को वो आप बोल सकते हैं मेल शिप की तरह भी देखने को मिला। इसके अलावा मेल शिप का जो पैटर्न है बिहेव करने का, वो भी एरिस राशि के अंदर देखने को मिला। तो एरिस राशि में अगर आप खास बात देखेंगे तो ये एक तरीके से जो ही या मेल शिप है उसका सर को दर्शाती है, हेड को दर्शाती है, और राशियों में भी 1 नंबर की राशि सर को या हेड को दर्शाती है। अब यहाँ पर एरिस की एक खास बात है कि बोलते हैं कि जो रैम है, मतलब एरिस नहीं, रेम जो है, मेढ़ा जो आपका मेल शिप है, इसके लिए हेड जो है वो हमेशा किसी से भी टकराता है तो हेड ऑन ही अटैक करता है, मतलब सर के बल ही किसी से टकराता है, टक्कर मारता है। अगर किसी को, अगर किसी पे अटैक करेगा तो फ्रंट से हेड पर ही अटैक करता है। तो यहाँ पर जब भी एरिस की बात आएगी तो यहाँ पर हेड जो इसका सिंबल है उसको अगर हम कनेक्ट करते हुए बात करते हैं, तो एरिस जिस भी घर में आएगा, जिस भी हमारी कुंडली के घर में आएगा, या अगर किसी का लग्न एरिस होगा, तो वो लोग भी किसी भी चीज में हेड ऑन घुस जाते हैं। हेड ऑन मतलब फ्रंटल अग्रेसिव वे में अटैक कर लेते हैं, यानी उनके काम का हो या ना हो वो उसमें एंट्री कर जाते हैं हेड ऑन। दूसरा एक बात और देखने को मिलती है कि ये हमेशा सर से ही लड़ाई करते हैं, मतलब ये नहीं कि बॉडी पार्ट से लड़ेंगे, हेड से ही करेंगे। तो बोलते हैं ना कि मेढ़ा है मतलब दीवार से सर मारना, वो वाला काम है। आउटकम आए या ना आए, हमेशा सर मारेंगे, उस चीज के अंदर घुस जाएंगे, उसमें अग्रेसिव नेचर होगा, उस तरीके की चीजें इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा एरिस जो है या मेढ़ा जो है, ये अग्रेशन है, हमेशा लड़ने के लिए आतुर है। इसको मतलब नहीं है सामने वाला किस सेंस में उसके पास है, बट अगर इसको सेंस हुआ कि सही नहीं है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिस राशि जहां पर भी घर में आएगी वहां पर हम लोग हेड ऑन एंट्री कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो रिलेवेंट है या नहीं है। वहां पर हम लोग स्टबन हो जाएंगे, क्योंकि मेढ़ा जो है स्टबन है और अग्रेशन है इसके अंदर। दूसरा, ये जो मेढ़ा है या मेल शिप है, ये हमेशा एनर्जेटिक होता है, मतलब इसके अंदर एक स्टेबल एनर्जी नहीं है। वैसे भी ये राशि जो है वो मूवेबल राशि है, हमेशा स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेगनेंसी नहीं है, और एनर्जी इतना है कि इसको अपना एनर्जी जो है डिस्पोज ऑफ करना ही करना होता है। तो और एनर्जी भी कैसी है कि एकदम शूट होती है और फिर एकदम कम हो जाती है, फिर एकदम शूट होती है, फिर एकदम कम हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है कि हाँ एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है, बट फुल ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट रहेगी।
कि अगर एक बार गुस्सा है तो गुस्सा ही रहने वाला है, गुस्सा रहेगा कुछ समय तक, आप बोल सकते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, फिर थोड़ी देर बाद वापस ठंडा हो जाएगा, फिर वापस गुस्सा होएगा, फिर वापस ठंडा हो जाएगा। तो मतलब एनर्जी भी जो है वो शूट ऑन होती है, कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। मंगलयान मूवीज में भी देखा था हम लोगों ने, इसका जो स्वामी है मंगल है, तो मंगल की भी सेम ही एनर्जी है, एकदम शूट होती है। उसमें देखा था एक मूवी के अंदर कि वो एकदम गैस ऑन करती है, फिर पूरी चलती है, फिर वापस गैस सिम कर देती है। तो सिमिलरली वो एनर्जी थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहती है, फिर वापस डिप हो जाती है, फिर वापस शूट होएगी, फिर वापस डिप हो जाएगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी मंगल भी रूल करता है और एरिस भी रूल करती है। तो ये जो एरिस है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स काफी आते हैं, मतलब कांस्टेंट कभी भी नहीं है, हमेशा मूवेबल चीजें होती हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में बात करूं, अगेन लियो लग्न की बात करता हूं मैं, नहीं लियो लग्न, इस बार हम लोग बात करते हैं कैंसर लग्न की। तो अगर कैंसर लग्न किसी का है तो एरिस जो आएगी वो आएगी 10th नंबर की राशि, 10th नंबर के हाउस में आएगी वो वाली राशि। 12 आपका है फर्स्ट जो लग्न है उसमें आएगा 4 नंबर यानी कि कैंसर, और 1 नंबर जो आएगा वो आएगा 10वें घर में यानी कि वर्क और प्रोफेशन के घर में। तो अगर वर्क और प्रोफेशन के घर में एरिस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर वर्क और प्रोफेशन भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला। या फिर अगर आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब है कांस्टेंट है, तो भी वर्क के प्रोफेशन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कभी इस तरीके का काम कि एक साथ रातों रात जगना पड़ रहा है, और कभी इस तरीके का काम कि 5-5 दिन तक कोई काम ही नहीं है, आराम ही आराम है। या फिर ज्यादा चैलेंजिंग काम जहां पर हेड ऑन एकदम अटैक करना पड़ेगा, और कहीं पर ऐसा कि बिल्कुल भी मतलब सेट ही नहीं है। तो हमेशा उतार चढ़ाव चैलेंजेस उसको 10th हाउस के हिसाब से प्रोफेशन में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर ये मैं इसको करूं 3 नंबर की लग्न, 3 नंबर का लग्न हो गया मतलब जेमिनाई, 1 नंबर की राशि आएगी 11th हाउस में, 11th हाउस है इनकम का। तो अगर इनकम वाले हाउस में 1 नंबर की राशि आएगी तो इनकम भी कांस्टेंट नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप कभी डाउन। तो कांस्टेंट ये राशि एक एट्रीब्यूट देती है कि यहाँ पर कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं है। और जैसे हम लोगों ने वास्तु में देखा था कि एरीज राशि जो है अगर जगहों को बताएगी तो ऐसी जगहों के बारे में बात करेगी जहां पर चीजें हमेशा अग्रेशन वाले मोड में है, यानी कि फायर ब्रिगेड वाली जगह, फायर स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस, कंटोनमेंट एरियाज, इमरजेंसी सर्विस, किसी हॉस्पिटल का इमरजेंसी सर्विस। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं रहने वाला इस राशि का, ये हमेशा अग्रेशन में है, हमेशा अप एंड डाउन से, यहाँ पर वो हेड ऑन अटैक करेगी। तो जहां ये जो जगह है वहां पर ये राशि ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा एक और बात कही गई है बुक्स के अंदर कि एरिस को बोला गया है अजा। अजा मतलब जो कि बोर्न नहीं हुआ है, अनबोर्न है, या फिर बिगिनिंग लेवल है, शुरुआत में, मतलब बीज, सीड। तो एरिस को अजा भी कहा गया है, जो कि अभी इवोल्व नहीं हुआ है, अभी बस शुरुआत हुई है। तो ये राशियों की क्रम में भी ये राशि फर्स्ट राशि है, शुरुआत नहीं हुई है, अभी इवोल्व नहीं हुई है, इसके आगे धीरे धीरे राशियां इवोल्व होती हैं। सिमिलरली हेड है, हेड के बाद में पूरी बॉडी इवोल्व ये है। तो अल्टीमेटली ये राशि जो है, यहाँ पर जो भी काम शुरू होगा वो अजन्मा होगा, मतलब वो कुछ नया होगा, बिल्कुल एकदम से बीज से शुरुआत हुई होगी। तो ये भी एक इसका मीनिंग निकल के आता है। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के हिसाब से अलग अलग हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा एरीज जो है वो हमेशा इनिशिएटर वाला रोल भी प्ले करते हैं, जो किसी भी काम को इनिशिएट करेंगे, काम होगा या नहीं होगा, इनिशिएट करने में सबसे आगे होंगे। इनिशिएट करने से एक बात और समझ में आई, देखिए भेड़ मेल शीप है, ये भेड़ या मेल शीप जो है, आपने एक वर्ड सुना होगा भेड़ चाल। भेड़ चाल में क्या होता है, एक भेड़ आगे होती है और बाकी भेड़ें उसको फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक भेड़ जो है जिसके अंदर रैम के अंदर अच्छी है क्वालिटी, वो लीड करेगी, और बाकी जो भेड़े हैं जिनके अंदर क्वालिटी सही नहीं है वो फॉलोअर बनेंगी। इसका मतलब ये राशि अगर अच्छी है इन द सेंस कि इसको सपोर्टिव चीजें मिल रही हैं, प्लैनेट्स वाइज, चीजें वाइज, तो ये राशि लीडरशिप का भी रोल प्ले करेगी, अदरवाइज जनरली फॉलोअर का रोल प्ले करेगी। तो लीडरशिप वाली राशि भी यही राशि है और फॉलोअर वाली राशि भी यही राशि है। तो कुछ जो है एकदम एक्सट्रीम फॉलोअर बन जाते हैं, और कुछ जो है हमेशा लीडरशिप वाली क्वालिटी लेकर भी आते हैं। और ये जो राशि है ये फाइटिंग एंजॉय करती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कभी, अभी तो खैर देखने को नहीं मिलती है, तो डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, तो ये जो शिप है, मेल शिप है, ये हमेशा हेड ऑन, हमेशा फाइट करना एंजॉय करती है, सामने वाली शिप के साथ में एकदम जाके अपना
हेड हिट कर देती है सर से, तो इनको वो हिट करना उसको एंजॉय करती हैं, लड़ना झगड़ना इनको एंजॉय करती हैं, भले उसमें इनके सींग टूट जाए, इनके हॉर्न्स टूट जाए, सींग उलझ जाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस दे ट्राई टू फाइट, तो दे लव दैट थिंग। तो अगर इस तरीके के काम ये राशियां करती हैं इस जगह के हिसाब से, तो ये एक्टिव रहती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एरिस राशि राशि वाले लोग, अगर लग्न में एरिस राशि है, तो ये लोग अगर फिजिकल एक्टिविटी वाले काम करेंगे, लड़ना झगड़ना तो नहीं बोलूंगा मैं, बट फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स लाइक जूडो कराटे, और फिजिकल स्पोर्ट्स लाइक जहां पर फिजिकल काम हो रादर देन लूडो या कैरम, अगर ऐसे काम करेंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो अच्छी रहती है, एंड दे एंजॉय एज वेल। और जैसा मैंने कहा कि एनर्जी जो है वो हाई रहती है, तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनलाइज करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, एक तो ये कि किसी एक अच्छी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाए, या फिर फाइट कर लिया जाए। तो फाइट ना करने से अच्छा है कि किसी एक अच्छी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएंगे तो भी वो है एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो राशियां हैं ये हमेशा प्रोन टू एडवेंचर हैं, इनको एडवेंचर करना पसंद आता है हमेशा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमेशा एक्शन वाले मोड में रहेंगे, तो हमेशा इनको एडवेंचर अच्छे लगते हैं। नेचर वाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं हमेशा, और अपने एक्सप्रेशन में क्लियर होते हैं। जैसे हर फायरी राशि की बात है कि अपने एक्सप्रेशन में ये लोग क्लियर होते हैं, ये लोग छुपाते नहीं, मन में नहीं रखते, अपनी बात को जो है जैसा है मुंह पर बोल देते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये लोग बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि एरिस वाले असेंडेंट, एरिस मतलब हम सभी की कुंडली में एरिस कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में है, तो जिस घर में ये एरिस राशि पड़ेगी उस चीज पे लेके हम लोग एक्सप्रेसिव होंगे, उस चीज को लेके हम लोग फ्रंट में हेड पर बोलेंगे, सामने वाले के मुंह पर बोलेंगे, हम लोग जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, चाहे सामने वाले को कैसा भी लगे, बट हमको अगर वो चीज सही लग रही है तो वो सही है, जैसा है वैसी की वैसी ही है। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी लाइफ में जो है ना, गोल होना बहुत जरूरी है, गोल ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर गोल नहीं है तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है। तो एरीज वाले अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं गोल होना बहुत जरूरी है। और आर्मी कमांडर की राशि भी बोली जाती है, अलग अलग जगहों पे मार्स है, मार्स रूलर है, मार्स आर्मी कमांडर है, आर्मी कमांडर की राशि है, आर्मी चीफ की राशि है। तो आर्मी चीफ का सिंपल सा सिद्धांत है, नो इफ नो बट, जो ऑर्डर मुझे मिला है वो काम मुझे करना है, और ऑर्डर भी किसका लेना है, ओनली किंग का, बाकी मुझे किसी का भी ऑर्डर नहीं लेना। तो आर्मी कमांडर वाला एक कंसेप्ट भी यहाँ पे आता है कि अगर इनको इनके सीनियर से, अथॉरिटी से कोई अगर ऑर्डर मिलता है तो दे स्ट्रेट अवे फॉलो दैट, उसमें कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, जो बोला है वो फॉलो होगा, और इसमें किसी का सुनना भी नहीं है, जैसा बोला है वैसा का वैसा कंप्लीट होगा। तो जिस घर में आएगा वहां पर उन चीजों को लेकर होगा। और लाइफ में इनको चैलेंजेस चाहिए, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो इस तरीके से है कि अगर ऑर्डर मिल गया तो वही का वही फॉलो करना है, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अल्टीमेटली चैलेंजेस चाहिए लाइफ में, बट चैलेंजेस सोच समझ के नहीं लेते, हमेशा सीधे हेड ऑन एंट्री कर जाते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एरीज जो है फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर यानी हेड, अगर हेड एरीज आता है तो एरीज राशि अगर फर्स्ट हाउस में आएगी, यानी फेस वाले हाउस में आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको चेहरे पर निशान जरूर देती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बर्थ मार्क दे सकती है, कोई कट दे सकती है, बर्न दे सकती है, मोल दे सकती है, मस्सा दे सकती है, ऐसी कोई चीजें बर्थ मार्क दे सकती है। तो ये जो राशि है ना, थोड़ा लॉजिकल ज्यादा है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। और भी अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहें इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम लोग मेलशिप को भी समझेंगे कि मेलशिप कैसे बिहेव करता है, तो भी हमको और आइडिया आ जाएगा इस राशि के बारे में। अब जैसे एक और प्रैक्टिकल बात है कि चतुष्पद राशि है, चतुष्पद राशि बोलने का मतलब 4 पैरों वाली राशि है, लाइक अ 4 व्हीलर। तो इनका बैलेंसिंग फिर भी काफी हद तक अच्छा है, सभी चतुष्पद राशियों का जो भी 4 पैरों वाली राशियां हैं, ये इनका बैलेंसिंग अच्छा है। दूसरा, अगर मेलशिप की बात करें, मेढ़ा, इसका जो विजन होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वाइड होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर बोलते हैं कि प्यूपिल जो है, जो आंख के अंदर की पुतली है वो रेक्टेंगुलर है, तो उनका विजन जो है काफी वाइडर होता है। विजन वाइडर है मतलब इनका देखने की, समझने की शक्ति ज्यादा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि दे कैन रीड बिटवीन द लाइंस।
सभी ज्यादातर जानवर कैटेगरी वाली जो राशियां हैं, लाइक एरीज है और उसके बाद में टॉरस है, तो दे कैन रीड बिटवीन द लाइंस, दे कैन सेंस द थिंग्स। तो जहां पर भी होगा वहां पर हमारा विजन एक्सपांड हो जाता है। विजन मतलब ये तो विजन है ही आईज का, अदर देन आईज जो विजन हो सकता है अंडरस्टैंडिंग को लेके, किसी भी चीज को समझने को लेके, किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने को लेके, वो भी वाइड हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी तो ये जो जानवर वाली राशियां हैं, भले टोरस होगी या एरीज जो है, इनका सेंसिंग पावर भी स्ट्रांग होता है। जानवर जो है ये हमेशा सेंस कर लेते हैं कि इनके आसपास कोई खतरा है क्या, या कोई आसपास है क्या, तो दे कैन सेंस इजीली। तो सेंस करने का मतलब ये है कि दे हैव बेटर स्मेलिंग पावर, स्मेल करना इनको अच्छा है। स्मेल करने का मतलब वही वाली बात है कि ओनली नाक वाली स्मेल नहीं है, यहाँ पर किसी भी चीज को पहले ही एक आइडिया लगाना, सिक्स सेंस का आइडिया लगा लेना कि क्या हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। दे कैन हियर बेटर, हियरिंग पावर भी अच्छी होती है। तो ये चीजें इनकी ज्यादातर हमेशा ज्यादा एक्टिव मिलेगी कंपेरेटिवली ह्यूमन से। तो ह्यूमन वाली राशियों के मुकाबले जो भी जानवर जिनमें सिंबल है राशियों के, वहां पर सेंसिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा सुन सकते हैं, वॉइस को पहचान सकते हैं इजीली, विजुअल सेंस अच्छा है, ठीक है। और इन सब चीजों की वजह से जो राशियां हैं कंपेरेटिवली, ये इनको क्लेवर बनाती हैं। मतलब इस जगह पर जो भी राशि है कि वहां पर चीजें क्लेवर हो जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज अगर कनेक्ट करना चाहें तो ये जो राशि है, यहाँ पे नक्षत्र जो आता है वो अश्विनी नक्षत्र आता है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो बोलते हैं कि ये देवताओं के डॉक्टर हैं, तो देवताओं को दवाई देने का काम करते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, तो इस राशि के अंदर भी कहीं ना कहीं ये वाला एक एट्रीब्यूट आता है कि यहाँ पर सेल्फ मेडिकेशन का काम करते हैं, खुद से दवाइयां, खुद के लिए दवाइयां अरेंज करने का, कुछ भी अपने हिसाब से लगता है। हिसाब से लगने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि एकदम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब लगेगा कि यहाँ पर ये चीज है प्रॉब्लम, तो सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। वेदर आयुर्वेदिक करें, यूनानी करें, होम्योपैथिक करें या एलोपैथिक करें, बट सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आता है। दूसरी एक बात और है जो पर्टिकुलरली शीप के अंदर यानी भेड़ के अंदर देखी गई है, कि ये ना कभी कभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और कभी कभी बहुत पेसिमिस्टिक है। मतलब कभी कभी बहुत आशावादी है और कभी कभी डिप्रेस्ड निराशावादी है, क्योंकि ये सोशल एनिमल है। तो अगर ये एनिमल अकेला रहता है तो ये पेसिमिस्टिक हो जाता है, निराशावादी हो जाता है। दे लाइक टू लिव इन द ग्रुप, सोशल एनिमल है, इनको सोशल सोसाइटी में रहना है। तो अगर सोसाइटी से अलग होते हैं तो ये हमेशा अच्छा फील नहीं करते, डिप्रेस हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी का पॉइंट है, उस हिसाब से समझेंगे अगर हम लोग तो। फिर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, एक और अच्छी चीज मेढ़े से अगर समझ सकते हैं, मेढ़ा मतलब यही मेल शिप। मेल शिप का जो नोज वाला पार्ट है, जहां पर नॉस्ट्रिल्स आते हैं, ये कंपेरेटिवली आगे है बाकी फेस के मुकाबले, आगे की तरफ आता है। और जब ये लोग मतलब जब मेल शीप जब घास खाती है, ये पत्ते खाती है किसी भी श्रब में से या किसी भी प्लांट में से, तो इनकी जो नोज है ये पहले सेलेक्ट करती है कि कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये राशि, एक नंबर की राशि सेकंड हाउस में आ रही है, फूड वाले हाउस में, सो दे में बिकम काइंड ऑफ फसी अबाउट द फूड, कि क्या पसंद है क्या नहीं है। तो सेलेक्टिव हो जाते हैं फूड के केस में, बहुत चॉइस करके सेलेक्ट करके खाते हैं। तो एक नंबर की राशि सेकंड हाउस में आएगी पाइसेस वाले लोगों के लिए, यानी अगर पाइसेस असेंडेंट होगा तो उनके केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो लोग खाने को लेके पॉजिटिव होंगे, फूड को लेके, और फूड में भी चॉइस रखेंगे। मतलब ऐसा हमेशा एक फ्रेश फूड, नाइस, और जो उनको लगेगा कि वो खाने लायक है वैसा वो खाएंगे। दूसरी एक बात और है, दोनों ही राशियों में टॉरस ऑटोमेटिक कवर हो रहा है, टॉरस में और इसमें भी, जानवरों वाली राशियों में, कि ये लोग एडिक्टिव होते हैं। मतलब जैसा जगह होगी वैसी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो मतलब ये कोल्ड प्लेसेस में भी मिलेंगे, हॉट प्लेसेस में मिलेंगे, पहाड़ी पर भी मिलेंगे, इवन जो कोल्ड प्लेसेस है लाइक अप नॉर्थ इंग्लैंड और वो वहां पर भी मिलेगा। तो एडेप्टिव है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाते हैं ओवर द टाइम, तो दे कैन एडेप्ट द एनवायरमेंट। और दूसरी बात और देखा जाए तो इनके अंदर हाई लेवल ऑफ सेक्रीफाइस भी है, क्योंकि एरीज है, आर्मी कमांडर की राशि है, और आर्मी कमांडर नो इफ नो बट, और अगर लगता है तो ये लोग सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। तो कलर, इसका कलर के अलावा इसके चार पैर, फिर इसके अलावा इसका फायरी एट्रीब्यूट जहां पर फायरी है, फिर फायरी के अलावा पृष्ठोदय होना, यानी बैक से उदय होना, और इसका नाइट के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होना, और
इसके अलावा फंसी होना। दूसरा एक पॉइंट और आता है कि थोड़ा इनको स्टमक रिलेटेड इश्यू हो जाते हैं, क्योंकि हाइजीन कई बार प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि मेढ़ा है, ही मेल ही शिप है या मेल शिप है। तो वाइल जब मोशन के टाइम पे इनकी टेल ऊपर नहीं होती है, तो टेल ऊपर नहीं होने की वजह से हाइजीन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ओवर द टाइम पाइल्स जैसे इश्यू या रेक्टम एनस जैसे इश्यू इनको आ जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है। और मेटाबॉलिज्म काफी हाई होता है, एक एरीज ओरिएंटेड का भी और एक इसका भी, आपका रैम का भी। एक चीज और बात नोटिस करने वाली ये है कि जब भी रैम किसी को हिट करता है तो हिट करने से पहले 3-4 कदम पीछे चलता है और फिर एकदम से हिट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हिट तो हार्ड करेंगे जब भी करेंगे, बट थोड़ा सा बैक स्टेप लेके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके और फिर एकदम हार्ड हिट करते हैं। उस हार्ड हिट में भले ही खुद का नुकसान हो या सामने वाले का, दे डोंट केयर, बट थोड़ा सा पीछे हटके एक बार सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। या फिर आर्मी कमांडर की तरह भी बोल सकते हैं, तो हिट तो हार्ड करेंगे बट आसपास माहौल देखकर, माहौल इन द सेंस थोड़ा सा पेशेंटली की चीजें हिट कहाँ पर करना है एग्जैक्टली, वहां पर निशाना करके और एकदम हार्ड हिट करते हैं। तो वही कैटेगरी वाला पॉइंट जो है यहाँ पर भी एरिस जहां पर होएगा, वहां पर हम लोग सिचुएशन को भापने के बाद में, समझने के बाद में, और फिर जो है उसको हार्ड हिट करेंगे। मतलब एकदम से हिट हार्ड करेंगे, उसके बाद में वो नुकसान हमारा होगा सामने वाले का, वी आर नॉट बॉदर्ड इन दैट पर्टिकुलर हाउस जहां पर भी एरिस होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आइसोलेशन में होगा तो फैमिली, मतलब फैमिली से अगर अलग होगा तो आइसोलेशन में होगा तो डिप्रेशन आ जाता है। और एक बात और है कि जो भी चौपाया राशि यहाँ है या जो पशु योनि वाली जो राशियां हैं, ये लोग मानव के कंपैरेटिवली पशु जो है जल्दी खड़े हो जाते हैं। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर खड़ा नहीं होगा तो फिर वो उसका डेड एंड हो जाता है। खड़ा होने के बाद इनकी लाइफ शुरू होती है। तो इस तरीके से अगर कनेक्ट करते हैं तो इन राशियों में जब उदय होती है, जहां पर भी होता है, वहां पर हम लोग लाइफ में जल्दी सेटल हो जाते हैं, मतलब जल्दी स्टैंड हो जाते हैं लाइफ को लेकर, लाइफ के चैलेंजेस को समझने के हिसाब से। और दूसरी बात, एनर्जी हाई है, तो इस एनर्जी हाई को हमेशा चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी हाई है तो दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा कूल डाउन, काम डाउन करना भी जरूरी है, यानी लॉट ऑफ वाटर इनटेक भी होना चाहिए। और प्लस इतना वाइड स्पॉट है, एंगल है आई साइड को लेकर, पर्टिकुलरली काफी सारा वाइड विजन है। बट एक प्रॉब्लम है कि बैक साइड जो है वहां पर कंप्लीटली ब्लाइंड स्पॉट है। पीछे से अगर कोई वार करेगा तो वो आइडिया नहीं आएगा, वो फुल ब्लाइंड स्पॉट है। तो वो भी कभी कभी आर्मी के केस में देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, ये भी एक होता है कि कई बार बैक स्टेबिंग एरिस के केस में देखने को मिल जाती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये एरिस को लेकर थी, जो कि हम लोगों ने समझी। अब अगर इस एरिस को अगर हम लोग अलग अलग हाउसेस में अप्लाई करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अब अगर यही सारी कैटेगरीज को मैं अगर फर्स्ट हाउस में अप्लाई करूंगा तो जो मैंने बातें करी हैं फर्स्ट हाउस में वैसी की वैसी ही अप्लाई हो जाएंगी। मतलब अग्रेशन होगा फर्स्ट हाउस में, फिजिकल अपीयरेंस जो होगा वो थिंक होगा, कंपैरेटिवली अग्रेशन होगा, चैनलाइज अपनी एनर्जी को करना बहुत जरूरी है, प्लस हमेशा बॉडी को लेके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे, अपनी बात तारीफ करने में, अपनी चीजों को बताने के ऊपर, और किसी भी चीज में हमेशा अग्रेशन रहेगा, गुस्सा होगा, इस तरीके से फंसी हो सकते हैं फूड को लेके भी फर्स्ट हाउस में भी। तो ये सब प्रॉपर्टीज फर्स्ट हाउस की तो हमने जो सारी डिस्कस करी वो सारी की सारी फर्स्ट हाउस पे एप्लीकेबल है। हम में से कोई है जो एरिस असेंडेंट है? मनमोहन जी आप हैं क्या? सर मैं कैंसर हूँ। अच्छा ठीक है, एज में 10th हाउस में है। एरिस आपके 10th हाउस में है। ओके, यस अरुण जी। हेलो, बोलिए। मेरा है सर असेंडेंट। ओके, तो ये जो हम लोगों ने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये कितना कुछ आपके हिसाब से, आपके असेंडेंट के हिसाब से मैच हो रहा है? बिल्कुल सर। चलिए, अब हम हाउस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको समझते हैं। यहां तक तो मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। अब हाउस की प्रॉपर्टी में आएगा मजा
कि जब ये एरीज जो है अलग अलग हाउसेस में पड़ेगा, अलग अलग राशियों के हिसाब से, तब इसका मीनिंग क्या क्या निकल कर आएगा। अब अगर ये एरीज 12th हाउस में चला गया, यानी कि टॉरस असेंडेंट, तो अगर ये एरीज 12th हाउस में चला गया तो क्या होगा, इसको जरा कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो 12th हाउस हम लोगों ने क्या क्या बात करी थी, 12th हाउस है एक्सपेंसेस का, व्यय का, एक्सपेंसेस के बारे में। दूसरा 12th हाउस जो है वो है आइसोलेशन का, जहां पर हॉस्पिटल, जेल और ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब 12th हाउस है। अब 12th हाउस में अगर एरिस राशि जाएगी, यानी एक्सपेंसेस के पॉइंट में अगर 12th राशि जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस जो है वो कांस्टेंट नहीं होंगे, कभी अप और कभी डाउन होंगे। इसके अलावा अगर ये 12th राशि आइसोलेशन वाले पॉइंट में जाएगी, हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी वाले पॉइंट में जाएगी, तो जनरली देखा जाए तो टॉरस असेंडेंट प्रैक्टिकल होते हैं। टॉरस असेंडेंट अगर जनरली बात करी जाए तो वो प्रैक्टिकल नेचर है, क्योंकि टॉरस अपने आप में प्रैक्टिकल चीजों को समझता है, अर्धी राशि है, टॉरस असेंडेंट का ये खूबी है। बट उसके केस में एरिस जो जा रहा है वो 12th हाउस में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर एक्सपेंसेस वाली बातें आएंगी ना, वहां पर उनका इमोशन खत्म हो जाएगा, वहां पे वो लॉजिकल हो जाएंगे। या फिर ऐसी जगहों पे जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी जगह है, हॉस्पिटल्स हैं, या ऐसी जगह जहां पर हमेशा भागा दौड़ी वाला काम है, कंटोनमेंट एरिया, यहाँ पर ये राशि लॉजिकल हो जाएगी। बाकी जगह पर आपकी ये राशि अर्धी है, प्रैक्टिकल है, बट यहाँ पर ये राशि लॉजिकल हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें जो है हमको टॉरस असेंडेंट के केस में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक बात और देखने को मिलेगी कि ये जो लोग हैं, ये टॉरस असेंडेंट वाले, ये पर्टिकुलरली अपने खर्चों के बारे में ज्यादा बात करेंगे रादर देन अपनी इनकम के बारे में। अगर इनसे कोई इनके इनकम के बारे में बात करेगा तो ठीक है, बट इनकम से ज्यादा खर्चों के बारे में बात करेंगे। और दूसरी एक बात और ये है कि टॉरस असेंडेंट वाले जो लोग हैं, इनके जो खर्चे होंगे वो ज्यादातर सेल्फ ग्रूमिंग वाले खर्चे होंगे। क्यों होंगे सेल्फ ग्रूमिंग वाले खर्चे? क्योंकि 2 नंबर की राशि टॉरस और फर्स्ट हाउस है हेड और ग्रूमिंग का, और टॉरस जो है वो शुक्र की राशि, ग्रूमिंग की राशि है, और खर्चा यानी एरिस की। तो खर्चे जो होंगे तो वो होंगे सेल्फ को लेके, ग्रूमिंग को लेके, ज्यादातर अपनी ग्रूमिंग को लेके, अपने ऊपर खर्चा, अपने अपने ब्यूटिफिकेशन के ऊपर खर्चा जो है ज्यादा होगा इनका, टॉरस वालों का। तो ये सब चीजें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। कोई है हम में से टॉरस असेंडेंट? मेरी स्पाउस है सर। तो ऐसा है कि वो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ब्यूटी ज्यादा खर्चा होता है उसका? नहीं सर, एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं। अच्छा, कोई खास नहीं है, आप अलाउ नहीं करते या? चलिए ठीक है, छोड़िए, मेरा मैटर नहीं है सर। ठीक है। अब आते हैं सेम कहानी, अगर इतने सारे चार्ट, अगर जेमिनाई असेंडेंट्स, मैंने हालांकि बात करी थी जेमिनाई असेंडेंट, इनके केस में एरिस जो आएगी वो आएगी 11th हाउस में, और 11th हाउस जो है वो इनकम का है, इनकम का है, बड़े भाई बहनों का है, दोस्तों का है। तो इनकम इनकी जो है वो फ्लक्चुएट होगी, कभी इस सोर्स से, कभी उस सोर्स से, कभी कुछ, कभी नहीं। और जो बात मैंने टॉरस असेंडेंट के केस में बोली थी, वो बात यहाँ पर उससे भी ज्यादा एप्लीकेबल होगी कि जेमिनाई वाले जो लोग हैं, वो लोग तो बिल्कुल भी अपनी इनकम के बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो जाते हैं वो लोग लॉजिकल, बट अपने खर्चों के बारे में बात करना हमेशा पसंद करेंगे आगे बढ़कर। बल्कि आप पूछेंगे तभी बता देंगे कि मैंने यहाँ पे खर्चा किया, मैंने वहां पे खर्चा किया, मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरा लाखों में खर्चा हो गया। तो ये क्यों? क्योंकि 2 नंबर यानी वाणी, 2 नंबर यानी वाणी, सेकंड हाउस, वाणी, थ्रोट, और वो वाली राशि पहुंच गई आपके एक्सपेंसेस के हाउस में, और प्लस इनकम के हाउस में चली गई, यानी 11 नंबर के हाउस में चली गई एरीज की राशि। तो जब इनसे इसके बारे में बात करी जाएगी, इनकम के बारे में, तो कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे एरीज है कॉन्शियस हो जाएंगे। बट अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे तो उनके पास लिस्ट है बताने के लिए कि हाँ मेरा खर्चा यहाँ पर भी हो गया, मेरा वहां पर भी हो गया, ऐसा कुछ है। तो कोई है हम में से जेमिनाई असेंडेंट? सर मेरी डॉटर है, बट अभी वो छोटी है। बट उसमें ये कहा जाता है कि ये लोग मतलब कि पैसे को बहुत महत्व देते हैं, मतलब रीजन बीइंग इनकम का उसमें मेष राशि है। पैसे को मत देते हैं,
वो भी रीजन ये है कि 11th हाउस में मेष राशि है, प्लस लगन भी तो आपका जेमिनाई है ना, वो तो खुद भी अर्दी है, आई मीन एरी है, तो पूरा काम व्यापार का है, पूरा ही पैसों में तो पूरी बातें ही पैसे की है। ठीक है, बट अभी वो आपकी डॉटर तो छोटी है, तो अभी कोई नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि मतलब जिनकी मेष राशि तीसरे मतलब 11वें भाव में आती है उनको मतलब कि पैसे का लालच देके कोई भी काम करवा लो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही। पैसों का लालच देके आप कोई भी काम करवा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसके बाद आई एम सॉरी, मैं खुद ही म्यूट हो गया और अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। हाँ, अब हम आते हैं आपकी राशि पे मनमोहन जी। आप हैं कैंसर। हालांकि हम लोगों ने बात कर ली कि प्रोफेशन में, वर्क प्लेस में काफी अप एंड डाउन रहेंगे, और ऐसा भी रहेगा कि वर्क प्रोफेशन में जहां पे आपका काम नहीं है वहां पर भी आप अपना सर मारेंगे, हेड ऑन हिट करेंगे बीच में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज्यादातर चैलेंजिंग टास्क मिले अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो, कंपेरेटिवली अदर्स। तो हालांकि आपने शायद टेक्स्ट में लिखा था कि हाँ ऐसा है आपके साथ, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। और कोई है कैंसर? आई थिंक टेंसी में आप भी कैंसर है ना? सर यस सर। आपका कोई इनपुट पर्टिकुलरली? यस सर, अप्स एंड डाउन्स इन प्रोफेशन। कांस्टेंट नहीं है? नो। यस सर। ठीक है, अब अगली राशि अगर होगा असेंडेंट आपका लियो असेंडेंट, तो ये राशि जाएगी आपके 9th हाउस में। 9th हाउस किस किस चीज का है? 9th हाउस है धर्म का, 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, 9th हाउस है फादर का। और अगर इन तीन चीजें भी हम कनेक्ट करते हैं तो भी हमको एक आइडिया आएगा। तो अगर हायर एजुकेशन के केस में फर्स्ट राशि अगर जा रही है 9th हाउस में, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि जो मैंने पॉइंट कहा था अजा, ये लोग अपनी फैमिली में ऐसे होंगे जिन्होंने शुरुआत किसी चीज की नई पढ़ाई की, ये कई कोई नई स्टडीज की करी होगी जो फैमिली में किसी ने नहीं करी होगी। मतलब फैमिली में कभी इस तरीके की कोई पढ़ाई नहीं हुई होगी, वो इन्होंने करा होगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। शुरुआत करने वाले किसी भी चीज की नई, इनके फादर अगर आते हैं इस केस में, तो इनके फादर इनके लिए हो सकता है स्ट्रिक्ट नेचर के हों, थोड़े अग्रेसिव हों, थोड़े गुस्से वाले हों, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी धर्म को लेकर भी इनकी लाइफ में अप एंड डाउन हो सकते हैं। धर्म को लेकर बोलने का मतलब ये हो गया कि दे कैन टेक इजी डिसीजन वाइल चूजिंग एनी गुरु। आज ये गुरु बनाया, कल ये गुरु बनाया, ये भी हो सकता है। और गुरु बनाने के केस में कोई सेकंड थॉट नहीं लेना है, पसंद आ गए गुरु बना लिया। या फिर कोई नया धर्म भी फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर धर्म में पैदा हुए और एक नया धर्म फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई है हमारे बीच में लियो असेंडेंट? कोई नहीं है लियो असेंडेंट? ठीक है, पॉइंट ये था कि अगर कोई होगा तो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि ये जो बातें हैं, हमने जो बातें करी हैं कैरिस की प्रॉपर्टीज के साथ में और इसके हाउस के साथ में, अगर हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी है तो ये कितने हद तक मैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। लेकिन नहीं है तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि जितने ज्यादा चार्ट्स हम लोग लेके चलेंगे और चार्ट्स के साथ में प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे, उतने ज्यादा हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और हम लोगों को चीजें और प्रॉपर्टी याद भी हो पाएंगी। सिमिलरली अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई वर्गो असेंडेंट होता है, तो अगर वर्गो असेंडेंट होता है तो उसके केस में एरीज जो जा रहा है वो जा रहा है 8th हाउस में। और 8th हाउस किस किस चीज का है?
8th हाउस है ओकल्ट साइंस का, डीप सीक्रेट्स का, इनहेरिटेंस का, और इंश्योरेंस की मनी का, अनअर्न्ड मनी का, और इसके अलावा इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज का भी, इनहेरिटेंस में जो भी कुछ आ रहा है उसका आ रहा है। तो और इनका जो लग्न है वो है 6 नंबर की राशि। 6 नंबर का हाउस क्या था, जहां पे बात थी डिस्प्यूट्स की, ऋण, रोग, शत्रु और डिस्प्यूट्स। छठे नंबर का हाउस जो है डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली अगर काल चक्र के हिसाब से बात करेंगे, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो छठे नंबर के घर की जो राशि थी वो चली गई लग्न में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेचर डिस्प्यूट वाला हो सकता है। प्लस जो 1 नंबर की राशि थी एरिस, वो चली गई ओकल्ट वाले उसमें, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर ओकल्ट साइंस को लेके अप्स एंड डाउन्स होंगे या अग्रेशन होगा। प्लस इनहेरिटेंस को लेके हो सकता है डिस्प्यूट हो, या फिर ये इनहेरिटेंस लेने के लिए एकदम से तत्पर हो कि जल्दी से जल्दी इनहेरिटेंस मिले, या फिर कहीं ना कहीं डीप सीक्रेट्स हैं जो कि अप एंड डाउन से और वहां पे भी डिस्प्यूट्स है। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कोई है वर्गो असेंडेंट? इसके अलावा ये हाउस जो है इन-लॉज का भी हाउस है, तो इन-लॉज के साथ अगर रिलेशनशिप होगा तो वो भी अप्स एंड डाउन्स वाला होगा, कभी अच्छा, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसा भी होगा अगर एरिस वहां पे आ रहा है तो। सिमिलरली अगर लिब्रा असेंडेंट कोई होता है तो उसके केस में एरिस चला गया उसके स्पाउस या पार्टनरशिप के केस में, और स्पाउस और पार्टनरशिप के केस में चला गया, मतलब पार्टनरशिप बोलिए, रिलेशनशिप बोलिए, यहाँ पर अप एंड डाउन होंगे। अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप या अप एंड डाउन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा, मतलब ब्रेकअप और अटैचमेंट ज्यादा हो सकता है बार बार, और या फिर अगर शादी हो गई है तो पर्सनल हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के बीच में भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। प्लस बेडरूम में भी डिस्प्यूट्स हो सकती है। अगर कनेक्ट करने का पॉइंट कैसे बेडरूम कनेक्ट किया, तो बेडरूम की जो राशि थी वो है 12 नंबर की, और वो आ रहा है डिस्प्यूट वाले घर में 6 नंबर के हाउस में, तो बेडरूम में भी डिस्प्यूट कनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ऐसा भी जनरली देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ लिब्रा असेंडेंट। अब ये तो अगर किसी का है तो दे कैन शेयर इन पर्सनल, बट ये इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट आ जाता है तो एरिस जो आ रहा है वो आ रहा है 6 नंबर के हाउस में। ये बहुत अच्छा है पॉइंट। 6 नंबर के केस में यहाँ आ रहा है एरिस, और ये 6 नंबर का हाउस है, ये है ऋण, रोग और शत्रु। इसका मतलब ऋण, रोग और शत्रु में अप एंड डाउन्स होंगे। शत्रु को हटा देते हैं और रोग को भी हटा देते हैं, क्योंकि रोग जो है वो तो लाइफ में वैसे भी बताकर नहीं आता, अप एंड डाउन जनरली सभी की लाइफ में होते हैं और अचानक भी होते हैं। अच्छा, ये राशि जो है अचानक आने वाली चीजों को भी बताती है कि कोई चीज एकदम से अचानक हो जाती है और अलग तरीके से होती है, तो वो भी ये राशि बताती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट है उसके 6th हाउस में एरिस आ रहा है, तो अगर मैं पर्टिकुलरली एक टर्म लूं ऋण यानी कि लोन, तो इनकी लाइफ में लोन्स जो हैं वो भी अचानक आ जाते हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली लोन लेने में ये लोग सोचते नहीं है, एकदम लोन ले लेते हैं, और लोन रहता भी थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि खत्म, क्योंकि लोन लेना एक तरीके से इनके लिए एक पैशन टाइप हो गया कि लोन ये खत्म हुआ वो ले लिया, 2 लोन खत्म करके एक नया लोन ले लिया, ऐसा भी कॉमन एक सिस्टम चलता रहता है। कोई है स्कॉर्पियो असेंडेंट? कोई नहीं है? सर आप बैठे हो? कल्पेश जी आप हैं? हाँ मैं हूँ सर। तो ये वाला जो पॉइंट है ऋण वाला, हाँ बराबर है सर। लोन लिए हुए हैं? हाँ लोन लिए हो, एजुकेशन चल रहे हैं? हाँ चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं। आप क्या कह रहे थे मनमोहन जी? तो सर आप बैठे हो? मेरी तो छोड़ो अभी, आप, मैं तो हुई हूँ। हाँ मेरा बेटा है सर। हाँ, आपका बेटा है स्कॉर्पियो असेंडेंट, मैं हूँ। मेरी फैमिली में तो खैर काफी लोग हैं स्कॉर्पियो वाले, तो सब में ही मैंने देखा है कि ये सब एक कॉमन पैटर्न है कि जहाँ पर लोन्स चलते रहेंगे। बीमारियां तो आती आती रहती हैं, बट लोन्स हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ भी नहीं होगा तो भी लोन ले लिया जाता है कि ठीक है ना, आराम से ईएमआई में पेमेंट होता रहेगा ना, क्या फर्क पड़ रहा है।
चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कौन सा बहुत लमसम अमाउंट पे करना है। एक नेचर होता है लोगों का कि लमसम में खत्म करके हेडेक नहीं लेना होता, जो ज्यादातर देखने को मिलेगा जनरल। और एक होता है ज्यादातर स्कॉर्पियंस के केस में, जो कि उनको लोन लेने में मजा आता है कि ठीक है ना, चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ रहा है, हो जाएगा ऐसे करके। तो लोन आप कई बार इंटेंशनली होता है, कई बार अनइंटेंशनली, कई बार किसी जरूरत के हिसाब से लेना होता है, मजबूरी में लेना होता है, घर बनाना है, कोई शादी वादी करनी हो, एक अलग बात हो गई। बट जनरली भी इनके लाइफ में लोन जो है देखने को मिलता है, ये है। अच्छा, अगर 7th हाउस में एरीज आ रहा है यानी कि लिब्रा असेंडेंट, तो उनके केस में मैंने कहा कि अचानक से भी कोई चीजें होती हैं। तो अगर 7th हाउस में लिब्रा आ रहा है, लिब्रा असेंडेंट 7th हाउस में एरिस आ रहा है, लिब्रा असेंडेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी अचानक से हो, शादी एकदम से अचानक हो, प्लान नहीं हो, एकदम से जट मंगनी पटवी वाला टाइप हो जाए कि एकदम से प्लान हुआ और शादी हो गई, मतलब प्लान ही नहीं होने का टाइम मिला। या ऐसा भी हो सकता है कि शादी में कुछ अलग हो, कुछ नया हो, एकदम से जो पहले बाकी की शादियों में ना हुआ हो। कुछ भी हो सकता है वो चीज जो बाकी की फैमिली में किसी की शादी में ना हुआ हो, बट उनकी शादी में हो। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई लिब्रा असेंडेंट होता तो मजा आता बात करने में, बट कोई है ही नहीं तो क्या बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग हाउसेस के हिसाब से, अलग अलग राशियों के हिसाब से। सिमिलरली अगर 5th हाउस में आएगा एरिस असेंडेंट, और 5th हाउस जो है वो है लव अफेयर्स का, अफेयर्स में अप एंड डाउन होंगे। लव अफेयर्स के साथ साथ ये आएगा स्टमक में, स्टमक रिलेटेड इश्यूज में अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। प्लस ये आएगा बच्चों के केस में, बच्चों के केस में अप डाउन होने का मतलब बच्चे जो हैं, और ये हाउस साथ में पढ़ाई का भी है, असेंडेंट की खुद की पढ़ाई का भी, प्राइमरी एजुकेशन का भी है। तो असेंडेंट की खुद की एजुकेशन जो है प्राइमरी, वो अप एंड डाउन में होगी, एकदम कांस्टेंट नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि वो स्कूल जाने में परेशान हो, खुशी खुशी ना जाए, कभी जाए कभी नहीं जाए, महीना भर जाएगा, 4 दिन या 15 दिन एब्सेंट, इस तरीके का भी केस देखने को मिलेगा। अप एंड डाउन काफी देखने को मिलेंगे 5th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और किड्स के केस में, किड्स के साथ रिलेशनशिप, किड्स का नेचर, वो इन अप एंड डाउन हो सकता है। तो हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स के हिसाब के हाउस के हिसाब से एक राशि के माहौल को हम लोग समझ सकते हैं। अब जो लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, तो अगर कोई कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उसके 4th हाउस में एरीज आ रही है। एरीज मतलब अग्रेशन। सर आई एम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट रेखा। ठीक है मैडम। अब आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, अब आप मुझे बताइएगा कि 4th हाउस में एरीज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4th हाउस जो कि शांति की जगह है, घर है, पीस ऑफ माइंड यहाँ पे रहने वाला है। क्या आप घर पे शांति से बैठ पाते हो? घर पे अग्रेशन भी रह सकता है थोड़ा सा। नो सर, नो सर, देयर इज नो पीस एट माय होम। देयर इज नो पीस एट होम, एग्जैक्टली। और आप बैठ भी नहीं सकते शांति से वहां पे, आप हमेशा वहां पे भागा दौड़ी रहेगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। जैसे आर्मी कमांडर होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ ये रहेगा। तो पीस ऑफ माइंड कभी नहीं, इनको हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ काम चाहिए, पीस चाहिए ही नहीं। एरिस की क्या एट्रीब्यूट है कि उसको हाथ में कुछ ना कुछ काम चाहिए, गोल ओरिएंटेड चाहिए। अगर हाथ में कोई काम नहीं है, गोल ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो डिप्रेस है। और अब आपके घर की जगह पे, पीस ऑफ माइंड की जगह पे एरिस आ गया। अब अगर यहाँ पर आपके पास कोई गोल नहीं है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए आप हमेशा भागा दौड़ी करते ही रहोगे, कभी पीस ऑफ माइंड है ही नहीं, हमेशा अग्रेशन रहेगा, चीजें रहेंगी, एक्टिव रहेंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो इट इज गोइंग विद योर असेंडेंट, राइट? यस सर। ठीक है। अब सिमिलरली अगर एरिस असेंडेंट, सॉरी, अगर नेक्स्ट असेंडेंट की बात करेंगे हम लोग, एक्वारियस। एक्वारियस के केस में ये वाली जो राशि आएगी, ये आएगी 3rd हाउस में। 3rd हाउस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, अगर वापस रिकनेक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी 3rd हाउस की। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन थे, 3rd हाउस हमारे नेबर्स थे, 3rd हाउस हमारी हॉबीज थी, 3rd हाउस हमारी स्किल्स भी थी, ठीक है, और 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी थी। तो अगर एरिस 3rd हाउस में जा रही है, और 3rd हाउस हमारा शोल्डर और हैंड भी है, तो अगर एरिस 3rd हाउस में जा रही है, तो हम कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं इसके साथ में। मतलब हमारे छोटे भाई बहन, वो हमेशा अग्रेशन के मोड में, हमेशा कुछ ना कुछ अग्रेशन मोड रहेगा, एक्टिव रहेंगे, सिंसियर रहेंगे अपने कामों के लिए हमेशा, ठीक है। हमारे पड़ोसियों के साथ भी हमारा रिलेशनशिप, और वो लोग भी हमेशा इस तरीके के हो सकते हैं। प्लस ये मैंने बोला हैंड या शोल्डर की राशि भी है, और एरिस जो है वो मूवमेंट रहेगा, हमेशा स्टेटिक नहीं रहेगा।
तो ये जो इंसान है एक्वायरियस असेंडेंट, हो सकता है वो अपने हाथ जो है एक जगह नहीं रखता, उसके हाथ हमेशा फास्ट फास्ट काम करते हो, हमेशा मूविंग कंडीशन में रहो। अगर वो ड्राइविंग करता है स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फास्ट ड्राइविंग करता हो, ऐसा हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल की बात करी जाए, अगर एरिस आ रहा है तो होता है वो फास्ट बोलता हो कंपैरेटिवली, पोज कम लेगा और एक वन गो में स्टेटमेंट में सेंटेंस बोल देगा। तो इस तरीके की चीजें जो हैं अगर थर्ड हाउस में आता है तो एरिस दे सकता है, यानी हाथों का फास्ट मूवमेंट, नेचर भाई बहनों का छोटों का, स्किल्स में फास्ट, हमेशा हॉबीज चेंज करना, हॉपिंग करना, और हाथों का मूवमेंट वाला जो भी काम होगा वहां पर फास्ट काम होगा और एक्शन ओरिएंटेड काम होगा। कोई है हमें से एक्वायरियस असेंडेंट? मेरी बेटी। एनी कैचिंग मैडम? Yes, yes, sir. Yes, sir. She is very हॉबीज, fast. हॉबीज क्या है बेटी की? Hobbies. Actually, she is working, but she has many hobbies like painting and craft work, and she's an engineer, but she's all things. ओके, सो मोस्ट ऑफ द हॉबीज आर विद द हैंड ओनली, हैंड मूवमेंट में है, जहाँ पे क्राफ्टिंग है या पेंटिंग है, Yes, और मल्टीपल हॉबीज भी, क्योंकि अप्स एंड डाउन से कभी ये हॉबी कभी वो हॉबी, ये yes, भी देखने को हो गया। yes, sir. अब आते हैं हम लास्ट, अगर असेंडेंट होता है हमारा पाइसेस, तो राशि नंबर 1 यानी एरिस की राशि जो कि अप एंड डाउन्स को बताती है, वो जाती है सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस जो है वो है एक्यूमुलेटेड मनी की, धन का, सेविंग का, स्वीट वाणी का, मतलब वाणी वो कम्बिनेशन था, यहाँ पर वाणी है। इसके अलावा कुटुंब का, फैमिली का हो गया, फिर फूड का, भोजन का हो गया, और इस तरीके से अलग अलग मल्टीपल इसकी चीजें हैं। और आंखों का है, आंखों के अलावा दांतों का है, इस तरीके से है। तो अगर सेकंड हाउस में एरिस चला गया, मतलब सेविंग जो है वो अप्स एंड डाउन्स है, सेविंग फिक्स नहीं है। सेविंग कभी अच्छी खासी सेविंग देखने को मिलेगी बैंक अकाउंट के अंदर, और कभी सेविंग देखने को ही नहीं मिलेगी, या सेविंग नील बेटा सन्नाटा भी हो सकती है, और कभी अच्छी खासी सेविंग्स। सेविंग और इनकम में फर्क है, इनकम ओनली वन वे है, बट सेविंग जो है वो खर्चे वर्चे करने के बाद में जो पैसा बच जाता है वो सेविंग हो जाती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है इनकम 50,000 हो और सेविंग 25,000 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकम 50,000 हो और लोन 1.5 लाख रुपए के चल रहे हो मंथली बेसिस पे। तो कहने का मतलब ये है कि सेविंग कभी कभी बहुत अच्छी भी हो सकती है, और कभी कभी सेविंग जो है बेकार भी हो सकती है। तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स मिल सकते हैं देखने को। फैमिली को लेकर भी अप्स एंड डाउन्स है कहने का मतलब। और वाणी जो है वो थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है। अग्रेसिव वाणी मतलब बोलने का तरीका थोड़ा सा, एक तो ये होगा कि हाँ थोड़ा अग्रेशन में बोलना है, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी की तरीके से बोलना है, ऑथेंटिक वे में बोलना है, किसी को डोमिनेटिंग स्टाइल में बोलना है, डोमिनेटिंग भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ देखने को हमको सेकंड हाउस एरिस के केस में मिल सकता है। तो इस तरीके से ये जो राशियां हैं ये माहौल दे रही हैं उस जगह के हिसाब से। तो अगर आज हमने एरिस को समझ लिया और एरिस को हमने कनेक्ट कर लिया बाकी के 12 हाउसेस के हिसाब से और प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो एरिस के बाद में जो 11 राशियां हैं उसकी प्रॉपर्टी को समझ लिया और उसको कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने, तो हम लोग काफी हद तक प्रिडिक्शन करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लाइंड चार्ट प्रिडिक्शन, कि जहां पर चार्ट में कौन सा प्लेनेट कहां पर बैठा है उससे मतलब नहीं है, बट कौन सी राशि कहां पर है वो हमको पता है, उसी से हम लोग एक आइडिया दे सकते हैं। बाकी प्लेनेट्स के बाद में तो फिर खिचड़ी बनती है, फिर एक हाउस की प्रॉपर्टी, फिर हाउस के बाद में राशि की प्रॉपर्टी, फिर प्लेनेट्स के ऊपर राशि किसकी है, प्लेनेट कौन कौन से हाउस के मालिक हैं, फिर दशा, अंतरदशा, महादशा क्या क्या चल रही हैं, कब कौन सा हाउस एक्टिव है, वो सब चीजें थड़ आ जाती हैं। बट अगर बेसिक प्रेडिक्शन की बात करी जाए तो हम लोग हाउसेस और राशियों के बेस पर भी 60 से 70% प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, जो कि लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्वीट चीज स्वीट है तो वो सभी के लिए स्वीट है, वो मेरे लिए भी स्वीट है, वो अरुण जी के लिए भी स्वीट है, कल्पेश जी के लिए भी स्वीट है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो स्वीट चीज जो है पर्टिकुलरली वो मनमोहन जी के लिए सोल्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो है वो वैसी ही रहने वाली है। तो जो फिक्स एट्रीब्यूट्स हाउसेस के हैं वो वहीं के वहीं रहने वाले हैं, जो एट्रीब्यूट्स या एनवायरमेंट राशियों के हैं वो भी वहीं के वहीं हैं। बस हमको इनको कनेक्ट करना अगर आ गया तो हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना मतलब शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर शुरुआत में चाहें, अगर जो लोग नोविस हैं, नए हैं, वो चाहें तो चार्ट वाइज 12 के 12 हाउस
और 12 के 12 असेंडेंट के हिसाब से कौन से घर में कौन सी राशि बन रही है उसका चार्ट बनाकर भी अगर अलग अलग चार्ट्स पर प्रेडिक्शन करने की शुरुआत करेंगे तो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ 40 के आसपास चार्ट्स डाले हुए हैं। अब वो चार्ट्स मैं अगर इनका एग्जांपल भी दूंगा ना तो आप लोगों के लिए पॉइंट नहीं होंगे, रीजन ही क्योंकि आप इन लोगों को जानते नहीं है। बट मैंने इनके चार्ट्स देखे हुए हैं तो आई कैन इवन इजीली प्रिडिक्ट कि ये लोग कैसे हैं क्या हैं। बट ये मैंने मेरे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए हैं, क्योंकि अगर मुझे भी कोई स्टडी करने होते हैं तो मेरे लिए एक तरीके से रेफरेंस चार्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी फैमिली के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं 4 5 2 3 उनके चार्ट्स को लेकर भी अगर स्टडी करने की शुरुआत कर सकते हैं तो यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिस। फिर अब जो है हम आगे की राशियों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ समझा उसके ऊपर अगर इससे कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। सर अभी की नहीं, प्रीवियस क्लास की एक यस मैम। सर आप फंक्शनल बेनिफिक एंड बेनिफिक बोला था ना लास्ट क्लास में। कैंसर असेंडेंट में मैंने सब कुछ लिखा, लेकिन मीन्स डाउट है उसमें, इज इट करेक्ट और नॉट। ओके, कैंसर के केस में नो, मैंने लिखा 12 राशि की मैंने लिखा। सबका लिखा। अच्छा, सबका हाँ। क्रॉस चेक करना है आपको कि वो सही है या नहीं है। जी ओके ठीक है। तो फिर मैं आपको उसका पीपीटी शेयर कर दूंगा, तो देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्रॉस चेक Okay. वेदर इट्स राइट Okay, रॉन्ग। okay sir. ठीक है। I want to ask sir, if in Cancer ascendant, neutral में Mercury आती हूँ, and in Malefic also Mercury is coming, that planet, and then is it हम Malefic काउंट होगा वो। काउंट करना है। ओके ओके, इसी तरह सब कुछ करना है। राइट, हाँ ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। वो ascendant नो, एक्वेरियस ascendant नो सर, आपने बोला था ना अभी अभी, उसमें मेरी बेटी सब कुछ मैच करती है। शी इज स्पीकिंग वेरी फास्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, फास्ट ड्राइविंग, हॉबीज ऑलवेज चेंजिंग हर हॉबीज, सब कुछ मैच करती हूँ सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो नाउ यू हैव एन आइडिया, फेयर आइडिया कि अगर हम लोग हाउस की प्रॉपर्टीज को राशि की प्रॉपर्टी से कनेक्ट करेंगे तो काफी सारा परसेंटेज में कनेक्ट हो जाएगा। जिसका नहीं होगा उसके पीछे भी रीजंस होंगे। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी अलग ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कोई दिशा चल रही है, उसका फर्क पड़ सकता है। बट जनरल 60-70% में पूरा पूरा मैच हो जाता है ये। चलिए ग्रेट, पूरा पूरा मैच हो रहा है तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या वेलकम मैम। एनी अदर क्वेरी? तो आई बिलीव कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है सर, पेंटागन का जो था ना उसका पीपीटी शेयर नहीं किया था सर। किसमें? अपना पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम का मेरे ऊपर वो है, मेरे को बनाना है वो, क्योंकि वो जो चार्ट्स थे वो मेरे पास फिजिकल चार्ट्स थे, बट मुझे वो पीपीटी में बना के मैं आपको दे दूंगा। मैं थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। मैंने मैम को बोला, मैम ने बोला कि सर वो मुझसे नहीं बन पाएगा, आपको करना पड़ेगा, तो वो मुझे ही करना पड़ेगा, बेसिकली ऐसा है। हाँ मैम को मैंने डाला भी था मेरा फोटो के साथ। मेरे को ये जो सर्टिफिकेट है ना वो फोटो के साथ दे दो मुझे।